नमस्कार। इस समय त्रिवेणी एक्सप्रेस में बैठे हुए हैं और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपके सामने एक बार कैमरा दिखाएंगे। कवि अवध बिहारी जी हैं, जिन्होंने बाल काल से यानी 10 वर्ष की अवस्था से जो है कवि में मतलब जो है कवियों का मतलब कवि के लिए मतलब उस चीज़ को इन्होंने पसंद किया। और आपकी रचनाएं, आपकी वाणी, आपकी आवाज़ आकाशवाणी पे भी जो है आज विगत 22 वर्षों से निरंतर जो है आप बने हुए हैं। और आपके द्वारा इतने सामाजिक, नैतिक, शैक्षिक जो कार्य किए गए हैं आम जनमानस के लिए, अपने अगल बगल के लोगों के लिए, और जहाँ तक आपकी जो जानकारी होती है सब ज्ञान में आता है। कोई भी अगर किसी को सामाजिक सेवा देनी होती तो आप वहाँ पर जाकर सामाजिक कार्य करते हैं। और एक चीज़ आप इधर दिखाएंगे करने में, ये देखिए आपका नाम जो है पद्म श्री हेतु जो है आवेदन के लिए भेजा गया है। इसमें सफा सवाल है, पद्म श्री हेतु आवेदन अवध बिहारी, कवि अवध बिहारी अवध, सुपुत्र स्वर्गीय श्री रामचरण। आपका पता है, पता ग्राम चपकी, डाकघर चपकी, विकास खंड बबनी, तहसील दुद्धी, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। पिन कोड आपका 231223। मोबाइल नंबर आपका है 6386355257। एक दूसरा नंबर है 9794201708। आप ईमेल आईडी है कवि अवध 1985@gmail.com। अब आपको हम दिखाते हैं, आपको लगता है कि इतनी मोटी बुक है क्या, यानी जो इतनी मोटी किताब नहीं है, ये इसके जितने पन्ने हैं इसको आप नोट करिएगा। ये आपके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का मूल्यांकन है और एक कलेक्शन है कि आपने जहाँ जहाँ कार्य किया है ये चीज़ें इसमें जो है संकलित की गई हैं। और तमाम समाचार पत्रों ने और तमाम अधिकारियों के द्वारा, तमाम नेताओं के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, उसका संकलन जो है आज इस पुस्तक में जो है एकत्रित है। और इसी संकलन के आधार पे आपका नाम जो है पद्मश्री के लिए जो है आवेदन किया गया। आप लखनऊ से वापस आ रहे हैं, अब आपकी मुलाकात जो इसी ट्रेन में हुई है, तो आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब कि आप कुछ अपने बारे में बताएं। जी धन्यवाद आपको, हमें आपके चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि आपने खुद ही बताया, मैं अपनी मुँह मिट्टू क्या बनूं, आपने जो बताया वो सारी चीज़ें संकलित हैं। और कोई जो चीज़ें आप अगला प्रश्न पूछें तो मैं उसके आगे बताएँ। कहाँ तक से रुकावट आ गई थी और बीच में ब्रेकअप आ गया था, तो अब हम लोग जगह सही सेटल कर लिए। अब तो ब्रेकअप नहीं आएगा, तो आपके हम बगल में ही बैठ जा रहे हैं भाई साहब के, और जो भी बातें हैं एकदम बगल पूछते हैं। आपके साथ कवि अवध बिहारी जी जुड़े हुए हैं और आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो मोटी एकदम पुस्तकों का जो संकलन है और इसमें आपके द्वारा जो सामाजिक कार्य किए गए हैं, ये पेज बाय पेज दिखा रहे हैं। देखिए आपको करीब से दिखा रहे हैं। देखिए अवध बिहारी जो कि यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। अवध बिहारी अवध का हुआ सम्मान, सफा सफा लिखा हुआ है। ऐसे एक पेज नहीं, इसमें सर कितने पेज हैं इसमें? इसमें लगभग 125 पेज संक्षेप में संकलित हैं। ये पुस्तक जो है लमसम 125 बता रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है 125 पेज से अधिक होंगे। और इसमें एक एक पेज में, प्रत्येक पेजों में आपके द्वारा किए गए सामाजिक, नैतिक, शैक्षिक जो भी सामाजिक कार्य है उसका संकलन है। और आज के डेट में ऐसे प्रतिभावान बहुत कम ही दिखाई पड़ते हैं कि उन्हीं संकलन के आधार पे आपका नाम पद्मश्री हेतु आवेदित किया गया है। और आप अभी लखनऊ से लौट के आ रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे सर जी, आपको लखनऊ काहे लिए गए थे, किस लिए बुलाया गया था? जी मैं लखनऊ में गया था उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान का आवेदन जमा करने। तो आपने वहाँ पे जमा कर दिया? जी। वहाँ पे लमसम कितने लोगों का आवेदन जो है जमा किया गया है? ये तो मुझे आकलन नहीं है, क्योंकि समयाभाव था और इसकी अंतिम तिथि चल रही थी। 15 लास्ट डेट था, 3-4 दिनों से हम लोग निकले हुए थे। तो हमने अपने ज़िले से अपना नाम यहाँ के प्रशासनिक लोगों और यहाँ के जो राजनेता
हैं उन लोगों द्वारा हमारा नाम नामांकित किया गया था। क्योंकि समयाभाव था तो हमें दे दिया गया था आवेदन, तो मैं वहीं पे संकलित करके जमा करने गया था। तो मुझे इसका ज्ञान नहीं है कि अन्य कितने लोगों ने वहाँ आवेदन किया है, ये तो वहाँ का जो तंत्र है वो बता पाएगा। लेकिन मेरा आवेदन यहाँ से गया हुआ है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के लिए। तो कुछ आपसे जानना चाहेंगे, कुछ अपने कवि वाणी से कुछ लोगों को सराबोर करिए, कुछ लोगों को लगे कि कुछ ट्रेन का सफ़र भी जो है हल्का हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो कि लोगों को अच्छा लगे और आपकी वाणी का जो है श्रवण कर सके हम भी। हाँ, लोग कहते हैं कि हमारी बात सुनी नहीं जाती है। यदि हमारी बात सुनने लायक रहेगी तो जरूर दुनिया सुनती है। इसी पे कभी हमने 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि सुनती है दुनिया सुनाने वाला चाहिए, सुनती है दुनिया सुनाने वाला चाहिए, बुनती है दुनिया गुनगुनाने वाला चाहिए। कौन कहता है कि माँ गंगा धरा पर नहीं आएंगी, भागीरथ सा लाने वाला चाहिए, भागीरथ सा लाने वाला चाहिए। वाह वाह, क्या बात कहा आपने, बहुत अच्छी कड़ी। आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अगली कड़ी में कुछ और सुनाएं। अगली कड़ी में देखिए हम कहना चाहेंगे कि लोग साथी होते हैं, वो सफ़र में जैसे आप अभी मिल गए तो सफ़र के साथी हो गए, जीवन के साथी मिल जाते हैं। सहपाठी जिस समय हम अध्ययन कर रहे हैं उस समय भी मिल जाते हैं लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आजीवन याद रहते हैं और सुख में दुख में हमेशा साथ देते हैं। इसी पे कभी हमने 4 पंक्तियाँ लिखी थी दोस्तों के लिए कि ज़िंदगी की राहों में दोस्त 1000 मिलेंगे, ज़िंदगी की राहों में दोस्त 1000 मिलेंगे, मतलबों को सिद्ध करने वाले ही ज़्यादा यार मिलेंगे। और ज़िंदगी में जिसे सच्चा दोस्त मिल गया समझो ज़िंदगी में उसे बाहर मिलेंगे, समझो ज़िंदगी में उसे बाहर मिलेंगे। वाह वाह, क्या बात कहा। अभी हम सुन रहे थे कवि अवध बिहारी जी को, और ट्रेन में बैठे हुए जो यात्रा कर रहे हैं यात्री भी, और इसमें कुछ युवा पीढ़ी है, नवयुवक है जो एग्जाम वगैरह दे के आ रहे हैं शायद, और वो भी आपकी बातों को सुन रहे हैं जी। तो हम दर्शकों से जानना चाहेंगे यानी यात्रियों से कि आपके द्वारा बताई गई लाइनें कैसी लग रही हैं। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है और मज़ा भी आ रहा है। अच्छा, मज़ा भी आ रहा है। देखिए बहुत अच्छी बात आपने बताया, मज़ा भी आ रहा है। तो हम आपसे जानना चाहें कुछ ऐसा कि मज़ा बना रहे और मिर्ज़ापुर तक हमको सफ़र करना है, तो कुछ लाइनें आप बताते रहिए। हाँ, क्योंकि मज़ा आता है, अगर मज़ा आएगा नहीं तो सुनने में रुचि लोगों की लगती नहीं है। हम लोग कवि कलाकार हैं तो लोगों को आनंद भी आए, मनोरंजन भी हो और उनका ज्ञानवर्धन भी हो और सफलता की सीढ़ियों की ओर वो बढ़ें। इसलिए ज़्यादातर हमारी रचनाएं जो हैं वो मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणा भी देती रही हैं। तो हमने कभी लिखा था देहरादून की घाटी में एक गीत लिखा था मंजिल की ओर, जिसकी पंक्तियाँ हैं कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जीवन पथ पर चलते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जीवन पथ पर चलते हैं, सफल हुए चलने वाले निराश हुए जो हाथ मलते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जीवन पथ पे चलते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जीवन पथ पे चलते हैं। जैसे चींटी चलती है सतत चलना है, दीप बन घने अंधेरे में भी जलना है। जैसे चींटी चलती है सतत चलना है, दीप बन घने अंधेरे में भी जलना है। उष्मा पाकर ही हिम नदी नीर बन ढलते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जीवन पथ पर चलते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जीवन पथ पर चलते हैं। तो हम नवयुवकों से भी कहना चाहेंगे आपकी लाइन को ध्यान देंगे, मंजिल उन्हें मिलती है जो जीवन पथ पे चलते हैं। जीवन पथ, तो जीवन पथ आपने कहा, कुछ जीवन पथ के बारे में बता दीजिए बच्चों को। जीवन पथ देखिए आसान भी है और कठिन भी है। अगर हम उसको रुचिकर मनोरंजन का वो बना लें, अपनी रुचि का एक आधार बना लें और हर मुश्किल पे, जैसे यहाँ से अगर हम हिमालय की जो शिखर है उस पर भी बहुत से लोग सफ़र करके लौट आते हैं और बड़े ही आनंदित रहते हैं, और कोई छोटी सी पर्वतमाला या छोटी सी पहाड़ी भी चढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो उनके बल का वो नहीं है। अगर हमारा आत्मबल सही है तो हम हिमालय के शिखर पर भी आसानी से चढ़ सकते हैं। यानी कहने का मेरा आशय है कि हम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। यदि हमारा मनोबल ठीक नहीं है तो छोटी सी मुश्किल भी हमें बड़ी लगती है। इसलिए हमने तो नहीं कहा, किसी दूसरे ने कहा था कि
मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि आदमी का आत्मबल मनोबल जो है हमेशा मजबूत रखना चाहिए, जी आत्मबल विश्वास दृढ़ होना चाहिए। जी, सफलता एक न एक दिन चरण चूमती है, आज नहीं तो कल निकलेगा, राफ्ता राफ्ता हल निकलेगा, तेरा पौरुष जाग उठे तो पत्थर से भी जल निकलेगा। वाह वाह वाह, क्या बात कही आपने। इसी के साथ साथ कुछ ऐसा सुनाइए कि जैसे अधिकांशतः क्या आपकी कविताएं कुछ पति पत्नियों पर भी होती हैं क्या? जी नहीं, पति पत्नियों पे तो थोड़ा सा होता क्या है कि पति पत्नी और वो थोड़ी सी अलग की बात हो गई। ज़्यादातर मैं नैतिक शिक्षा और संस्कारशाला का कार्यक्रम देता रहा बचपन से, तो विभिन्न विद्यालयों में, कई राज्यों के विद्यालयों में मुझे बड़े ही आदर सम्मान के साथ लोग बुलाते रहे और मुझे इतना पसंद किए कि मेरा नाम आज पद्मश्री के लिए आपने देखा भी, और लोगों ने मुझे इतना चाहा कि पद्मश्री तक के लिए नामांकित किया है। तो मैं उन सबका भी शुक्रगुजार हूँ, उन सबका भी हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा और मेरी समाज सेवा को सराहा। तो मेरी अधिकांश रचनाएं प्रेरणादायक हैं और बच्चों को, लोगों को प्रेरणा देती रहती हैं। मैं किसानों को भी कार्यक्रम देता रहता हूँ, क्योंकि पति और पत्नी का मैटर कभी कभी विवादित भी हो जाता है, वो विवाद अलग की श्रेणी में चला जाता है। जी, हम क्षमा चाहेंगे, मैं अपनी बारी को वापस ले रहा हूँ। और आपने एक शब्द बहुत बढ़िया का, नैतिक शिक्षा, कि ये शब्द जो है नैतिक शिक्षा, आज के जो है नई शिक्षा प्रणाली में इस शब्द को जोड़ा ही नहीं गया है। आपका CBSE हो गया, SSC हो गया, तो उसमें इन जैसे शब्दों का जो है मतलब संकलन ही नहीं है। अभी हम जमुना जी से और गंगा जी से क्लास हो रहे हैं, दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जो गंगा जमुना का जो है मतलब संगम है, यहाँ पर जो है इसको तीसरा प्याज भी कहा जाता है। और यहाँ पे गंगा जमुना का जल जो है एक ही जगह इकट्ठा, लेकिन अलग नहीं रहता है। और थोड़ा ट्रेन में आवाज़ कम आ रही है, तो आप लोग गंगा जमुना को देख लीजिए। इसके बाद हम आपको कभी अवध बिहारी से मिलाते हैं। पुल क्रॉस हो जाता तो हम आपको कभी अवध बिहारी से बात कराते हैं। हाँ, पुल क्रॉस हो चुके। हाँ, जैसा कि हमने कहा नैतिक शब्द, नैतिक शिक्षा, आज की नई शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा का कहीं पे जो है संकलन नहीं है। जी नहीं, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि नैतिक शिक्षा आज के पाठ्यक्रम में बाकायदे उसके लिए नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद में जो है जी, उसमें नैतिक शिक्षा अभी भी जो है संबद्ध है। जी बिल्कुल, मतलब बच्चों को पढ़ाई जाती है। बिल्कुल नैतिक तो शिक्षा पढ़ाई आप जाती है, उस उसके लिए- नैतिक शिक्षा को सजीवता के रूप में मतलब बच्चों में जो है एक तरह से उनके आत्मा में, उनके चरित्र में जो है समाहित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उनके आचरण में यदि नैतिक शिक्षा नहीं उतरती है, सिर्फ किताबों तक अन्य विषयों की तरह सिमटी रहती है, तो उस नैतिक शिक्षा का मुझे नहीं लगता कि उतना उपयोग हो सकता है और बच्चे या भावी पीढ़ी उससे उतना लाभ ले पाएगी। यदि उस नैतिक शिक्षा का हम 100 में 25% भी बातें ग्रहण करते हैं, जैसे अपने माता पिता का आदर करना, बड़ों की बातों को मानना, और जो आज का समाज कुविचारों से भरा हुआ है उनमें सद्विचारों को ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। इनका यदि हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, हम क्या, जो भावी पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, यदि इसका समाहित करते हैं तो उनका जीवन सफल हो सकता है और नैतिकता का भी उन्नयन हो सकता है। जैसा कि आपने बताया 10 वर्ष की अवस्था में जी, आपके अंदर समाज सेवा की भावना, नैतिक शिक्षा की भावना, तो ये चीजें आपके दिमाग में कैसे आई? क्या आपको लगा कि समाज मतलब कहीं दूषित हो रहा है? कि मुझे तो नहीं लगा समाज उस समय दूषित हो रहा है कि वो सद्भावों से आप्लावित है, लेकिन उस समय मुझे इतना लगा कि मेरे घर में बचपन से ही कोई मांस मछली, दारू, मुर्गी, अंडा, शराब, इस तरह के किसी भी पदार्थ, नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करता रहा है। पूर्णतः आध्यात्मिक और इस तरह की विचारधारा रही है कि वो लोगों के प्रति दया की भावना, लोगों को अच्छी शिक्षा देना, लोगों से मिलजुल के रहना, इसी कारण से हमारा बचपन जो है बड़ा ही सद्भावों से भरा रहा। तो मुझे बचपन में अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करने का मौका मिला और मेरे पिताजी पहले वो हुआ करते थे, एक न्याय पंचायत थी, उसके सरपंच हुआ करते थे और उनकी दूर दूर तक ख्याति थी। तो इन सारी अच्छाइयों को ग्रहण करते हुए उस समय तो मुझे आभास नहीं था कि मैं किस पद पर जा रहा हूँ और यहाँ तक मेरा नाम चला जाएगा कि एक नैतिक शिक्षा और समाज सेवा और इस काव्य के जरिए हम यहाँ से लेके और राष्ट्रपति भवन तक लोग हमें सराहेंगे और
पद्मश्री तक के लिए मुझे नामित करेंगे। लेकिन मुझे बाद में जब कुछ मैं बड़ा हुआ और ये अच्छी चीज़ें लोगों को भाने लगी और लोग मुझे जगह जगह बुलाने लगे, आकाशवाणी टेलीविज़न पे लोग मुझे देखने लगे, मेरी बहुत सी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में जब प्रकाशित होने लगी तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा काम है, इसको तमाम जगह बांटना चाहिए, जिससे समाज में अच्छे सद्भावों का उदय हो और जो खास तौर से जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो अच्छे गुणों को ग्रहण करें, अपने आचरण को सही करें, उनका चरित्र जो है वो पवित्रता से ओतप्रोत हो, जिससे भावी पीढ़ी, भारत का भविष्य जो है वो उज्ज्वलता की ओर बढ़े। तो बाद में मुझे आभास हुआ कि ये बहुत अच्छा काम है, यदि ये निरंतर काम चलता रहा तो कुछ दिनों में एक ऐसी भावी पीढ़ी भी तैयार हो सकती है। आज मैं अकेले कार्यक्रम दे रहा हूँ, कल 100 लोग देंगे, उसके बाद 1000 लोग, उसके बाद लाखों लोग देने लगेंगे। तो भारत ही नहीं पूरे विश्व का भी कायाकल्प हो सकता है यदि ये हमारी जो सेना है तैयार हो जाती है कुछ दिनों में, तो बहुत आगे इस पे काम किया जा सकता है। और आप सबका, मीडिया वालों का, राजनेताओं का और प्रशासनिक तंत्र का इसी तरह से भरपूर सहयोग मिलता रहा तो जरूर इस भारत भूमि के चमन में अच्छे फूल खिलते रहेंगे और हम आप लोगों से और मिलते रहेंगे। जी धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, अभी इतनी देर तक आपने कवि अवध बिहारी को सुना और आपका एक संक्षेप में उन्होंने सारी बातों को बताई और बहुत अच्छा लगा। बंद करो। अभी आप कवि अवध बिहारी जी को सुन रहे थे और हमारे कैमरे के माध्यम से आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और हमने जैसे कहा जो संस्कारों का जो बहुत बड़ा योगदान होता है। एक किंवदंती है कि बाढ़े पूज पिता के घर में और खेती उपजे अपने घर में, तो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं कवि अवध बिहारी जी को, कि जो कि आज जो है हमारे सफर के दौरान मुलाकात हुई, हम लखनऊ से वापस आ रहे थे। ये देखिए आपको जो है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान हेतु जो है आवेदन इनका जो है किया गया। आप लखनऊ गए थे और राज्य सरकार कार्यालय में जो भी इसका कार्यालय होगा वहाँ पे आप जो आवेदन करके आए हैं और जिले के द्वारा जो है आपको चयनित किया गया, तो वहाँ पर व्यक्ति जाता है, वहाँ तक आप पहुँचे हैं और हम माँ विंध्यवासिनी से चाहेंगे कि आपको ये सम्मान जो है सम्मानित भी किया जाए आने वाले भविष्य में। ऐसी साथ बड़ी प्रसन्नता की बात बताएंगे, आपका नाम जो है भारत सरकार के यहाँ पद्मश्री के लिए भी आवेदित किया गया है, यानी नामांकित किया गया है उस श्रेणी में। और आगामी भविष्य में जो है हम चाहेंगे कि आपको पद्मश्री अवार्ड भी मिले। माँ विंध्यवासिनी से मैं कामना करूंगा और हार्दिक इच्छा रखूंगा और उनसे जो है प्रार्थना करूंगा कि आपको इस पद से सम्मानित किया जाए, जिससे ताकि हमारे जो मंडल का नाम रोशन हो सके। मिर्जापुर आपका, सोनभद्र, भदोही और मिर्जापुर तीनों जिले मिला के मंडल है, तो आप हमारे मंडल पे हैं तो हमारे मंडल का नाम जो है बढ़े। और इसी के साथ जो है दर्शकों का भी हम जो है हृदय से जो धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।